यस, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशंस जो है उसके बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है इसको अपन वो क्लासिफाई करेंगे टू टाइप्स में। पहला जो है वो है पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड है नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन मैंने उधर लिखी हुई है। PS की वैल्यू इसके इक्वल नहीं होती है, तो यहाँ पर दो अलग अलग सिचुएशन हो रही। पहली है PS यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट फर्स्ट और कंपोनेंट 2 के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के सम से अगर ज़्यादा है तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। अगर PS की वैल्यू इन दोनों के सम से कम है तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अपन डेफिनेशन की बात करें तो क्लियर है द वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन इज हायर देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। यानी राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ नोट कर रखा है स्ट्रेट लाइन। यानी राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। बट यदि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे डेविएट होगा, यानी लाइन कहीं दूसरी जगह पे आएगी। अगर जो डेविएशन है वो अपर साइड में है यानी अबव द राउट लॉ है, राउट के लॉ के स्ट्रेट लाइन ये है और यहाँ पर ग्राफ इस जगह आ रहा है। सेकेंड कंपोनेंट के लिए ग्राफ ऐसा आना चाहिए, लेकिन इस तरीके का ग्राफ आ रहा है। पूरे सॉल्यूशन के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, बट ग्राफ का आ रहा है अबाउट द राउट लॉ। इस सिचुएशन में अगर कोई ग्राफ आता है इसका मतलब इसका डेविएशन अपर डायरेक्शन में है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पर PS की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। सेकेंड बात करें अपन नेगेटिव डेविएशन की, तो यहाँ पर राउल्ट के लॉसेस की वैल्यू क्या होगी? लॉग होगी। यदि राउल्ट के लॉस स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आना चाहिए था, यहाँ ग्राफ आ रहा है नीचे की तरफ, कंपोनेंट सेकेंड के लिए भी नीचे की तरफ और पूरे सॉल्यूशन के लिए भी डाउन आ रहा है। इट मीन्स ये जो है ग्राफ ये किसके लिए होगा? नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोनों ही नॉन आइडियल हैं क्योंकि दोनों ही राउट के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट एक की डायरेक्शन क्या है? अपर है और दूसरे की क्या है? बिलो। सेकेंड पॉइंट की जैसे मैं बात करता हूँ, यदि पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसके लिए एंथैल्पी चेंज जो है इज लेस देन 0। यानी डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। और डेल्टा H की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा? डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। अब आपको पता है 11वीं क्लास में आपने पढ़ा किसी भी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंजेस डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव अगर होती है तो वो जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी यदि दो कंपोनेंट को मिलाकर आप अगर कोई सॉल्यूशन बना रहे हो और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इट मीन्स हमेशा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन यदि आप दो अलग अलग कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हो, मिक्स करने के बाद एंथैल्पी चेंजेस डेल्टा H की वैल्यू 0 से कम आ रही है, इट मीन्स डेल्टा H की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। और डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स जो प्रोसेस है वो क्या होगी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। जैसे वाटर और एसिड को मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसमें क्या होता है? बीकर गर्म हो जाता है। बीकर अगर गर्म हो रहा है इसका मतलब प्रोसेस कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। इट मीन्स वो किसका एग्जाम्पल होगा? नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट जो है इसमें लिखा हुआ चेंज इन वॉल्यूम, यानी डेल्टा V की वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा है, अगेन डेल्टा V की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, इट मीन्स डेल्टा V की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल आप दो कंपोनेंट ले रहे हो A और B, दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना रहे हो। यदि आप A कंपोनेंट जो है इसके 10 ml
और बी कंपोनेंट का भी 10 ml ले रहे हो, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या एक्सेप्ट करोगे आप? 20 ml। अगर एग्जैक्ट 20 ml ऑफ सॉल्यूशन बनता है तो उस कंडीशन में वो जो सॉल्यूशन होता है, इट इज द एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। वो आइडियल सॉल्यूशन है। कौन सा होता है? क्योंकि इस कंडीशन में डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ रही है? 0। डेल्टा वी का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स। दोनों रिएक्टेंट का मिला के भी 20 है, प्रोडक्ट का भी 20 है, तो 20 माइनस 20 बराबर क्या आ रहा है? 0। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ रही है? 0। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती है, यानी डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स डेल्टा वी की वैल्यू 0 से ज़्यादा भी हो सकती है और 0 से कम भी हो सकती है। अगर डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेरिवेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और डेल्टा वी की वैल्यू इज लेस देन 0, इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेरिवेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब मान लीजिए आपने इसके 10 ml और इसके 10 ml को मिलाया, बट यहाँ पर वॉल्यूम आपने मेजर किया 21 ml। जो आपको दिखने में ऐसे लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, बट मे भी पॉसिबल हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ ए के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बी के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे, दोनों जुड़े, तो यहाँ पर नए बॉन्ड बने ए और बी के बीच में, और वो जो बॉन्ड बने अगर वो वीक है तो उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। उस कंडीशन में वो किस प्रकार का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा? पॉजिटिव डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी कैसे निकलेगा इसमें? 21 माइनस 20, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ रही? +1। सेकेंड, अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो यहाँ पर 10 ml इसको मिला रहे हैं, बट सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है मान लीजिए 90 ml ही आ रहा है। इट मीन्स डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। और अगर ऐसा कभी होता है तो कौन सा होगा? नॉन आइडियल में भी नेगेटिव। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो आपको पता है ए और बी को आप मिलाकर ए बी को सॉल्यूशन बनाना है। तो आप ए को मिला रहे तो ए कंपोनेंट या कंपाउंड्स जो है उसके अंदर ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो आपस में किसी बॉन्ड के द्वारा या किसी फोर्स के द्वारा अटैच होंगे। बी के जो पार्टिकल्स होंगे वो भी किसी इंटरेक्शन फोर्स में भी अप्लाई होगा। और यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है। अगर यहाँ जो फोर्सेस लग रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग है जो बाद में बन रहा है उससे, क्योंकि जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ए और बी के बीच में। तो इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस समय एनर्जी रिलीज होती है। यदि जितनी एनर्जी इनको पहले बॉन्ड ब्रेक में चाहिए और रिलीज होने में रिलीज भी उतनी ही एनर्जी हो रही है, उस समय में जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होगा? आइडियल। बट यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के बीच में जो फोर्स है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और रिलीज कम हो रही है। ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और रिलीज कम है, इसका मतलब प्रोसेस कौन सी होगी? एंडोथर्मिक, क्योंकि आप बाहर से ज़्यादा ले रहे हो, हीट कम कर रहे हो, इट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि इसमें ए और बी पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर या इंटरेक्शन फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं इज लेस देन ए बी। इसका मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट कम एनर्जी की है और रिलीज ज़्यादा होगी। रिलीज ज़्यादा होगी इसका मतलब प्रोसेस कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। एंड लास्ट जो है इनके एग्जाम्पल्स में इम्पोर्टेंट याद रखना है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस एसीटोन, और एक और एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस वाटर। इसी प्रकार नेगेटिव की भी दो एग्जाम्पल है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन और एसिड प्लस वाटर। इधर देखिए आप, जिसे एथेनॉल है, एथेनॉल को ए मान ले तो दूसरा एथेनॉल का कोई मॉलिक्यूल है तो दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस वजह से
ए जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है किसके कंपेयर में, ए बी। यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के जुड़ जैसे अटैच होता है उसके बाद क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसका मतलब इसमें ए बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ए के साथ बी जुड़ रहा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि इसमें एथेनॉल के साथ एथेनॉल जुड़ रहा था उस समय हाइड्रोजन बॉन्ड था, इसका मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके साथ जैसे ये जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कम हो जाएगा। अब एक दूसरा नया टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप भी एक मिक्सचर है या एक सॉल्यूशन ही कह सकते हो आप, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इट इज बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर का मतलब इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, ए एंड बी, दोनों को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद एक ऐसा सॉल्यूशन बनता है जिसका कंपोजिशन क्या हो जाता है, सेम कंपोजिशन हो जाता है। कौन कौन सी फेज में, लिक्विड और, यानी मान लीजिए जैसे एथेनॉल और वाटर को आपने मिक्स किया, एथेनॉल और वाटर को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, इसका कंपोजिशन ऐसा हो गया, पहले अकेला एथेनॉल था 98.4 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा था। वाटर कितने डिग्री पे होता है, लेकिन दोनों को मिक्स करने के बाद ऐसा सॉल्यूशन बना जो ना 78.4 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉइल नहीं हो रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉइल नहीं हो रहा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ही कुछ अलग आ गया, वो कितना आ गया 74.2, पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 74.2 हो गया। यानी बॉइल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी एक ही टेम्परेचर पर पूरा सॉल्यूशन बॉइल हो रहा है, यानी इन दोनों को मिक्स करने के बाद फिर अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, पूरे जैसे ऐसे बिहेव कर रहा है ये सॉल्यूशन जैसे कोई एक सिंगल कंपोनेंट हो। आपने दो कंपोनेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो एक सिंगल कंपोनेंट हो, यानी उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। आपको पता है ऐसे कंपोनेंट जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं उनको सेपरेट करने की एक मेथड होती है जो आप 11वीं क्लास में पढ़ी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बट यहाँ पर इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा इसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है। एजियोट्रॉप्स जो होते हैं इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, और इसके अलावा बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये जो एजियोट्रॉप है ये भी दो टाइप के होते हैं। एजियोट्रॉप्स जो होते हैं देयर आर टू टाइप्स, एक तो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, सेकेंड है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब ये है कि जितने भी पॉजिटिव वेरिएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, यदि उनमें से किसी का ऐसा मिक्सचर बनता है तो वो कौन सा होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये जैसे एथेनॉल और वाटर का एग्जांपल लिया, ये इधर भी लिखा हुआ है एथेनॉल प्लस। मिनिमम बॉइलिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि आपको पता है एथेनॉल का कितना लिखा हुआ है मैंने 78.4 डिग्री सेल्सियस, वाटर का कितना है। मिक्स करने के बाद इनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट होता तो समझ आता, लेकिन न तो इन दोनों से ही डाउन है। इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम है इन दोनों से, इसलिए इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, यानी जितने भी नेगेटिव वेरिएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनसे अगर कोई एजियोट्रॉप फॉर्म होता है, इट इज द एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, ये नाइट्रिक एसिड को 68% बाय मास और वाटर को 32% बाय मास अगर ऐड करो और मिक्स करने के बाद कोई सॉल्यूशन बनाओ, उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनता है इट इज द एग्जांपल ऑफ एजियोट्रॉप। और एजियोट्रॉप भी कौन सा होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 120.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि दोनों कंपोनेंट नाइट्रिक एसिड का कितना था 86, वाटर का कितना है 100, बट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है
दोनों ही कंपोनेंट के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से हायर हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। गिव द एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिक्सचर ऑफ एथेनॉल प्लस वाटर, 95% एथेनॉल एंड 5% वाटर बाय वॉल्यूम। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड 68% एंड वाटर 32% बाय मास। इन दोनों जो एग्जाम्पल है, इसके हैं, एक मिनिमम का है, दूसरा किसका है, मैक्सिमम का। क्वेश्चन आता है एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, पूछ ले, यहाँ तक लिख सकते हो आप। इट इज द बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड boiled at constant temperature, and it is not possible to separate the components by Reynolds distillation। समझ में आ गए? बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया है, इसको आप कंप्लीट करके होमवर्क में भेजना है। धन्यवाद। चलिए अभी तक। यस, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। उसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो थे उसको अपन ने फर्दर क्लासिफाई किया था, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी नेक्स्ट जो टॉपिक है इट इज़ द कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज़। यानी कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो जैसे किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अपन सोल्यूट को ऐड करते हैं, तो सोल्यूट को ऐड करने पर उस प्योर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। अब आप जो सोल्यूट ऐड कर रहे हो वो सोल्यूट अलग अलग हो सकता है, NaCl हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, या अदर कोई भी सोल्यूट आप ऐड कर रहे हो, बट सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप ऐड कर रहे हो, और अगर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी सेम हैं या इक्वल चेंज हो अगर हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को अपन कोलाइगेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। यानी अगर इसको डिफाइन करने की बात करें तो द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं, बट डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। यानी नेचर यानी आप कौन सा पार्टिकल मिला रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करती हैं। अगर इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टीज हैं तो इट इज़ कॉल्ड कोलाइगेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक प्योर सॉल्वेंट वाटर अपन ने लिया, इस वाटर का वेपर प्रेशर, यानी इस पूरे कंटेनर को बंद किया तो आपको पता है इनिशियली वेपर बनना स्टार्ट होगी, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। इक्विलिब्रियम स्टेज पर जब वेपर के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर जो फोर्स या प्रेशर अप्लाई होगा, उस प्रेशर को अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब आपने मान लीजिए आपने प्योर सॉल्वेंट जो हैं, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपने निकाला और वो आ रहा था P1 नोड, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या आ रहा है, P1 नोड। अब आपने क्या किया, इसी सॉल्वेंट के अंदर कुछ क्वांटिटी में सोल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड किए। पार्टिकल्स ऐड करने के बाद में आपने देखा वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आपने एक बार जिस सॉल्यूट के पार्टिकल की हो सकता है वो NaCl है, सेकेंड टाइम आपने कोई दूसरा सॉल्यूट ऐड किया, बट दोनों के सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ऐड किए तो वेपर प्रेशर के अंदर जो चेंज हो रहा है अगर वो इक्वल हैं तो उस कंडीशन में ये कोलाइगेटिव प्रॉपर्टी है। चेंज हो रहा है बट इक्वल नहीं हो रहा है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल थे, उस समय इसको कोलाइगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। यानी कोलाइगेटिव प्रॉपर्टी जो है इट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, देर आर 4 कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज इन आवर सिलेबस।
फर्स्ट इज रिलेटिव lowering of vapor pressure, second is elevation of boiling point, and third is depression of freezing point, and fourth is osmosis pressure. फर्स्ट जो है वो है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर इसको अपन पढ़ें तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो समझ लेना इसको ध्यान से। इधर देखिए आप, जैसे ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर को क्लोज्ड कर दिया, यानी इसको पैक कर दिया, बंद कर दिया, और इसके अंदर कोई सॉल्यूट भर दिया, सॉल्वेंट भर दिया। तो सॉल्वेंट ऐड करने के बाद इसके यहाँ धीरे धीरे इवोपरेशन होगा, यहाँ वेपर्स बनेगी, वेपर के द्वारा इसकी सरफेस पर जो वेपर प्रेशर एक्सर्टेड होगा, या उसको अपन मान लिया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है, इसको मान लिया P1 नोड। जैसे आपने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है, नॉन वोलेटाइल इट मीन्स जिसकी जो इवोपरेट नहीं होता है, वो जैसे सॉल्यूट इसके अंदर ऐड करोगे तो जहाँ जहाँ पर उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स आएंगे वहाँ से वेपर नहीं बनेगी, और वहाँ से अगर वेपर नहीं बनेगी तो वेपर कम होगी, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर बात करें अपन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, इसको अपन क्या मान ले P1। प्योर सॉल्वेंट का क्या था P1 नोड, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया P1। आपको पता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा, तो यानी वेपर प्रेशर के अंदर जो चेंज हुआ डेल्टा P, यानी चेंज इन वेपर प्रेशर, या इसको डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर जो है उसको अपन लिखेंगे P1 नोड माइनस P1। बट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ अपन ने पहले पढ़ा, अपन ने कहा था कि यदि किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं तो किसी एक कंपोनेंट के द्वारा लगने वाला पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये अपन ने पहले पढ़ रखा है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन सॉल्यूशन। जब इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को अपन हटाएंगे, इक्वल लेंगे, तो यहाँ पर P1 नोड एक कांस्टेंट आएगा, एंड इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी P1 नोड क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब आपको यहाँ पता चल गया होगा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1 नोड था, सॉल्यूशन का ये है। तो अगर इसमें से इसको माइनस करें तो क्या आ जाएगा, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर के अंदर कितना डिप्रेशन हुआ या कितना चेंज हुआ वो यहाँ से पता चल जाएगा। अब P1 नोड माइनस इस P1 की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू अपन ने रखी, तो क्या आ गया P1 नोड x1। अब दोनों में कॉमन है, P1 नोड इसमें भी है, P1 नोड इसमें भी है, दोनों में से P1 नोड को कॉमन लिया तो क्या आ रहा है यहाँ 1 माइनस x1 बच रहा है। चूँकि आपको पता है यदि किसी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं तो दोनों कंपोनेंट्स का टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1, यानी x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी x2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइनस। इज इट क्लियर? यानी x1 प्लस x2 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट का टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। अब इस x1 को उधर लिया तो x2 इज इक्वल टू क्या रहा 1 माइनस x2, तो यानी 1 माइनस x1 की जगह अपन पुट वैल्यू कर सकते हैं x2। तो यहाँ मैंने जो x2 लिखा है समझ में आ गया होगा, 1 माइनस x1 को क्या लिखा मैंने x2। अब ये वेपर प्रेशर के अंदर चेंज हुआ, लेकिन इनिशियली कितना था P1 नोड। तो मैं अगर रिलेटिव लोअरिंग की बात करता हूं तो रिलेटिव लोअरिंग का मतलब इनिशियली कितना था और उसके
रेशो में कितना चेंज हुआ, तो इस P1 नोड को इधर नीचे ले लिया तो क्या आएगा, डेल्टा P1 डेल्टा P1 अपॉन P1 नोड, इस P1 नोड को नीचे ले लिया तो क्या आएगा, x2। अब P1 डेल्टा P1 की वैल्यू यहाँ से पता है, P1 नोड माइनस P1, तो P1 नोड माइनस P1 अपॉन P1 नोड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी डेल्टा P1 अपॉन P1 नोड बराबर क्या आएगा, x2। यानी ये क्या कह रहा है, इसको बोलते हैं द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसके बराबर है, x2 का मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये लिखा हुआ है इधर। सो द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब P1 नोड माइनस P1 अपॉन P1 नोड तो इधर से लिया, x2 यानी x2 का फॉर्मूला आपको पता है, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है उसी कंपोनेंट की मोल अपॉन टोटल मोल इन सॉल्यूशन। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर x2 की जगह N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पर N1 जो है सॉल्यूट के, सॉरी N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी यहाँ पर N1 जो है वो सॉल्वेंट के मोल हैं, जबकि N2 सॉल्यूट के मोल हैं। और किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूट के मोल जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, और नेग्लिजिबल होने की वजह से यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर दिया, N2 को नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा, N2 अपॉन N1, यानी P1 नोड माइनस P1 अपॉन P1 नोड बराबर आएगा N2 अपॉन N1। और यहाँ पर N2 यानी मोल ऑफ सॉल्यूट, तो फॉर्मूला क्या होगा, W2 अपॉन M2, मोल ऑफ सॉल्वेंट W1 अपॉन M1, तो यानी यहाँ पर लिखा W2 अपॉन M2 और इसके लिए लिखा W1 अपॉन M1। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ गया। अगर मेरे को M2 निकालना हो तो M2 को इधर ले लूँगा, तो M2 बराबर क्या आ जाएगा, W2 M1, और ये इधर आ जाएगा तो P1 नोड अपॉन, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं डेल्टा P1, या पूरा भी लिख सकते हो इंटू W1 ऑलरेडी यहाँ है। इस इक्वेशन के हेल्प से अननोन सॉल्यूट जो आपने मिलाया, जिसके बारे में आपको अगर पता नहीं है, उस सॉल्यूट के मोलर मास को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। यानी कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं उन सभी प्रॉपर्टीज के द्वारा अपन अननोन सॉल्यूट के मोलर मास को फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये एक अनदर कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज है। आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट जो है क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है एक टेम्परेचर होता है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है, यानी लिक्विड फेज में उसका जो वेपर प्रेशर है वो उसकी सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर होता है अगर उसके इक्वल हो जाता है। यदि किसी सॉल्यूशन का लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर पर वह लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट जो है, यानी किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर
अगर आप सोल्यूट ऐड करते हो, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, तो आपको पता है वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो डेफिनेटली फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ है, ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ आप सीधा लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब आप मान लीजिए, यानी फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर जो चेंजेस हो रहा है, जो डिप्रेशन हो रहा है, इसको अगर अपन डेल्टा टी, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, तो डेल्टा टी एफ लिखें तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम इज मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब डेल्टा टी एफ इजिकल टू, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ रहा है के एफ एम। के एफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 3 अलग अलग नाम हैं। एक है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और थर्ड जो है वो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ। अब मान लीजिए जैसे पहले जो प्योर सॉल्वेंट था, उस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था टी एफ नोड, उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है टी एफ। तो चेंज क्या हुआ, डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिखोगे आप, टी एफ नोड माइनस टी एफ। और डेल्टा टी एफ को अपन ने आगे अभी बताया कि डेल्टा टी एफ को किसके बराबर माना है, के एफ एम। यहाँ पर डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम, यानी मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आ गया N2 अपॉन W1, और अगर ये ग्राम में है तो इसको 1000 से डिवाइड करना है। आगे इसको वो लिखें तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ रहा है, के एफ N2, यानी मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते, तो वेट अपॉन मोलर मास, यानी W2 अपॉन M2। W1 ऑलरेडी है ये, और ये 1000 ऊपर चले गए। यहाँ पर भी इस M2 को अगर फाइंड आउट करना है तो M2 को इधर लेंगे तो M2 इजिकल टू क्या आएगा, के एफ W2 1000 अपॉन ये इधर आ जाएगा डेल्टा टी एफ अपॉन इंटू W1। इस इक्वेशन की हेल्प से अपन यहाँ पर भी अननोन सॉल्यूट जो है उसका मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर मोलेलिटी है, सबसे मेन चीज़ के एफ की यूनिट क्या है पूछी जाती है, द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ, तो क्या होगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कैसे होगी, यहाँ से निकाल सकते हो आप। के एफ बराबर क्या आएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन एम। डेल्टा टी एफ टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। ये मोलेलिटी है, मोलेलिटी की होती है मोल पर केजी, लेकिन ये नीचे आ रहा है तो केजी पर मोल हो जाएगा, तो यानी केल्विन केजी पर मोल। यूनिट ऑफ के एफ वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा के एफ की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो द वैल्यू ऑफ के एफ इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है आप कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं। अलग अलग सॉल्वेंट्स के लिए के एफ की वैल्यू अलग अलग होती हैं। ये आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना रखी है, उस टेबल में दे रखी है सभी सॉल्वेंट के लिए के एफ की वैल्यू अलग अलग होती हैं, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो आज की जो क्लास है इसमें अपन ने 2 कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, ठीक है। इनके बारे में कोई और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ठीक है। थैंक यू।